हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आप सबकी डिमांड पर ये वीडियो लेके आ रही हूँ मैं। बहुत सारे लर्नर्स के मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने बोला असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब में अभी एग्जाम हुआ है, उसके बारे में उसका एनालिसिस जो है हमें करवाइए। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन और पूरी एंड तक क्लास को जरूर देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, अनअकैडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज चलते हैं और नेक्स्ट मंथ नया कोर्स मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो इसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी की दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, प्लस या आइकनिक का। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेते हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। आइकनिक में आपको पर्सनल कोच और हार्ड कॉपी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, सो ये मेरा कोड है सिमर10। किसी भी तरह की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर ये कोड यूज करते हैं, 10% इंस्टेंट ऑफ आपको मिलता है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में। सो स्टैट्स का ये क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट 2 टेल्स उसने पूछा है, अगर 3 फेयर कॉइन्स जो हैं वो टॉस हुए हैं। सो बिकॉज यहाँ पे 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं, जस्ट वेट ए सेकेंड। तो 3 कॉइन्स टॉस हुए हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह से रहेगा ना। कॉइन्स टॉस हुए हैं तो कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कॉइन्स में आपका हेड या टेल, दो आउटकम्स होती हैं। तो तीन तीन के बना लीजिए कितने आए। दैट मीन्स एक तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेल हेड हेड, दैट इज हेड टेल हेड, दैट इज हेड हेड टेल। ठीक है, और एक हो गए आपके तीनों हेड, एक हो गए तीनों टेल। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट आउटकम इज हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। ठीक है, ये बन गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गई। ठीक है, बिकॉज दो चांसेस होते हैं हेड, ये टू 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 मल्टीप्लाई बाय टू, दैट इज 8। सो एट लीस्ट उसने पूछा था 2 टेल्स, सो कम से कम 2 टेल्स, दैट मीन्स ये केस भी कम से कम है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आ सकते हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, टोटल 4 बनेंगी और फेवरेबल 4 है। टोटल कितनी है? 8, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो बड़ा बड़ा रटाया है मैंने आपको नेट एग्जाम के लिए ये चीज़। जेड टेस्ट जब हम करते हैं तो जेड टेस्ट में आपकी जो पॉपुलेशन मीन आप देखते हो, तो उसमें हम 0.05%, 0505 पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यू जो है दैट इज 1.96 होती है ना आपकी, दैट इज 1.96। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर हमेशा हम 0.05 वाली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाली वैल्यू लेते हैं, दैट इज 1.96। तो इट विल बी मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कौन सा लेते हो? 0.05 ना। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अर्थमेटिक मीन वैल्यू 24, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, मीडियन विल बी। तो बड़ा इजी ये क्वेश्चन था एक्चुअली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो इक्वल रहता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल होती है, इसमें स्क्यूनेस नहीं होती। तो अगर आपकी मीन 24 है तो मीडियन भी 24 आएगी, तो ये इज ए करेक्ट आंसर। तो द नेक्स्ट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन है, उसने नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बहुत बार करवाया है आपको। मीन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय p। ठीक है, सो उसने आपको मीन दे रखा है 1140 एंड प्रोबेबिलिटी दैट इज 75%, दैट मीन 0.75। ठीक है, सो यहाँ से आप प्लीज कैलकुलेट खुद कर लीजिए क्या आंसर आया आपका। मुझे आंसर तो याद नहीं है इसका क्या आया था, बट ये इसी तरह से कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा इसे खुद निकाल लीजिएगा। 1140 डिवाइड बाई 0.75 इज इक्वल टू n। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका n आ जाएगा, इनमें से ही कोई आएगा। आपका n देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, जस्ट वेट। 1140 दैट इज डिवाइड बाई 0.75, इट विल बी 1520 है ना। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिलेक्शन क्रिटेरिया फॉर बेस ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स शुड बी सच दैट, इसके दोनों आएंगे। जब हम इंडेक्स नंबर के बेस ईयर को सिलेक्ट करते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं कि वो ईयर जो है जिसको हम एज ए बेस ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। दैट मीन्स टू से कि उस साल कोई भी वार नहीं होना चाहिए, कोई भी पैंडेमिक ना, जैसे अभी कोविड-19 आया 2019 एंड 2020 में, तो कभी भी किसी भी इंडेक्स नंबर के लिए हम इनको बेस ईयर नहीं मान सकते, बिकॉज ये नॉर्मल ईयर में कंसीडर नहीं होंगे। तो वो ईयर नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कुछ अब नॉर्मल ना हुआ हो। और दूसरी चीज, वो हमारे गिवन पीरियड से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। यही रीजन है कि बेस ईयर बार बार हम बदलते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर।
Which of the following is used to explain behavior of the firms in the oligopoly market setup? फर्म्स का बिहेवियर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्म्स का बिहेवियर शो नहीं करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक कंसेप्ट है जो हम किस में पढ़ते हैं, मोनोपोली में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किसकी प्रॉपर्टी है, मोनोपोलिस्टिक की प्रॉपर्टी है। सो द कुर्नो मॉडल विल बी द राइट आंसर। प्राइस ट्रैकर किसकी प्रॉपर्टी है, परफेक्ट कंपटीशन की प्रॉपर्टी है। सो दिस आंसर इज कुर्नो मॉडल, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज बड़ा इजी क्वेश्चन था, जनरल थ्योरी की बुक जो है ये केन्स ने दी है, दैट इज जेएम केन्स इज द करेक्ट आंसर। Who is associated with comparative advantage theory of trade? So comparative advantage theory दी है रिकार्डो ने, जिसमें उसने बताया है कि ट्रेड में एब्सोल्यूट डिफरेंसेस तो होते ही हैं, साथ में कंपैरेटिव डिफरेंसेस भी हम कंसीडर करते हैं। सारी थ्योरी आपको समझाई गई है। टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई की तरफ 4% रहा है, ये 4%, और इसमें मार्जिन है +2 और -2 का, मतलब एब नॉर्मल कंडीशंस में +2 बढ़ सकता है, -2 कम हो सकता है, 4% इसका टारगेट है। ठीक है, डिस्पर्शन का मेजर, अर्थमेटिक एवरेज आपकी सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्रिकल भी सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन कोफिशिएंट अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन मोड इज इक्वल टू मीडियन, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बोथ बी एंड सी नहीं आएगा बिकॉज बाइनोमियल में इक्वल नहीं होती है, अपना नॉर्मल में ही सिर्फ इक्वल होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ टाइम सीरीज? इट इज सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को हम लॉन्ग टर्म पैटर्न टाइम सीरीज का भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगल मैट्रिक्स, ये हम निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट, तो जब डिटर्मिनेंट की हम बोलते हैं ना, जब एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स निकालने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, बिकॉज उसका इन्वर्स 0 ही आने वाला है। इन्वर्स 0 क्यों आने वाला है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स वही होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस आपकी 0 रहेगी, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम सिमेट्रिकल होती है, ना तो पॉजिटिव स्क्यूड होती है ना ही नेगेटिव स्क्यूड होती है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन है, तो अगर प्राइमल का डुअल मैंने करना सिखाया हुआ है, प्लस वाले लर्नर्स को याद कीजिए, प्राइमल का डुअल बनाएंगे तो मिनिमाइजेशन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमोडिटीज विच हैव न्यूमेरिकली हाई ऑन प्राइस इलास्टिसिटीज आर कॉल्ड लग्जरीज, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया है। जो लग्जरी आइटम्स होती हैं इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, दैट मीन टू से कि इनका प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड पर बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, और थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड काफी कम हो जाएगी। ठीक है, सो लग्जरीज विल बी द करेक्ट आंसर। थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच टू कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस अटेम्प्ट टू determine consumer preferences given consumer choices, B will be the correct answer। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है ये कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के कंसेप्ट के ये बेस पर है कि कंज्यूमर ने अगर ए में से बी को चुना है, बी में से सी को चुना है, तो वो हर कंडीशन में ए को ही सी से भी प्रेफर करेगा। कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेज हैं, ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेज रहती हैं, तो डिटरमाइन कंज्यूमर प्रेफरेंसेज विल बी द करेक्ट आंसर। स्लस्ट की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव रहता है, बहुत बार मैंने आपको ये भी चीज बताई है। नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड कम हो जाएगी। वाई, क्यों कम होगी, क्योंकि लोगों ने कॉफी की तरफ अपनी कंजम्पशन को शिफ्ट कर लिया, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका नेगेटिव आएगा। So इस क्वेश्चन का आंसर, when only one combination of labor and capital can be used to produce a given output, the shape of the isoquant in that case will be, मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर सी होना चाहिए, एल शेप, बट आई एम नॉट श्योर। ये क्वेश्चन की आंसर की आएंगी तो हमें करेक्टली पता लगेगा इस क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर एल शेप्ड होना चाहिए। Which of the following represents the shape of a conventional short run average fixed cost? ये सेम क्वेश्चन यूजीसी नेट का पीवाई उठा के उन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसकी शेप इस तरह से कुछ बनती है, कोई भी उसका मिनिमम पॉइंट नहीं होता, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स के ऑप्शन को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ना ही ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना ही ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रही हूँ, अगले क्वेश्चंस में आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आ रही हूँ अनअकैडमी पर। उस स्पेशल क्लास में मैं अगले वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, ठीक है। सो अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास देखिएगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो हम पूरा पेपर एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करेंगे,
ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली स्पेशल क्लास देखेंगे तो मेरा कोड है सिमरटेन, इसे यूज करके सारा का सारा फ्री मटेरियल अनलॉक कर पाएंगे। जो भी बच्चे प्लस कोर्सेज बाय नहीं कर सकते, फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं, बस अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे फ्री मटेरियल अनलॉक करने के लिए कोड मांगेंगे, सिमरटेन यूज करके सारे फ्री क्लासेस अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है। और ये वाली क्लास जो है ये भी मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए 23 नवंबर को शाम 5 बजे ये स्पेशल क्लास होगी, जिसमें मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। ओके सो इसके अलावा मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक भी जो है अमेजोन पर उसका सेकंड एडिशन आ चुका है। अगर चाहे आप तो ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।